सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। अनएंडिंग ट्रेजेडी इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है अमेरिका में एक अजीब सी प्रॉब्लम पे जो है गन वायलेंस की। यूँ तो अमेरिका बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद फायर आर्म्स लोगों को ईजिली अवेलेबल हैं। कोई भी आदमी जेब में बंदूक लेके घूम सकता है। अब इसका फ़ायदा उठाते हैं सरफिरे। कभी उनका दिमाग ख़राब हो तो वो लोगों को मारने लगते हैं सड़कों पे। और रिसेंटली एक ऐसा हादसा हुआ प्राइमरी स्कूल में, जहां 18 छोटे छोटे बच्चों को, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को किसी सरफिरे ने मार दिया। अब इस आर्टिकल में इसी चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया गया है। इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। आज का क्विज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगले आधे घंटे में आप इस आर्टिकल को पढ़ते हुए जो भी ग्रामर वोकैब सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है। क्लास के लास्ट में क्विज़ का सोल्यूशन करवाता हूँ। अभी शुरू करेंगे, आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहे हैं अनएंडिंग ट्रेजेडी। देखिए, ट्रेजेडी का मतलब है हादसा, है ना। और अनएंडिंग का मतलब है जिसका कोई अंत ही ना हो, एंडलेस हो, इटर्नल हो। कह रहे ऐसे हादसे अमेरिका में हो रहे हैं जिनका कोई अंत नहीं है। आज भी हो रहे हैं, कल भी हो रहे थे और कल भी होते रहेंगे। बिना अंत के हादसे हैं ये। बात की जा रही है ऑन यूएस स्कूल शूटिंग्स एंड गन कंट्रोल डिबेट्स। बात हो रही है अमेरिका के स्कूलों में होने वाली शूटिंग्स पे। किसी भी सरफिरे बच्चे का मन कर जाए, अपने पापा की गन स्कूल में ले आता है और दूसरे बच्चों को शूट कर देता है। कह रहा है एक तो इस चीज़ की बात हो रही है स्कूल शूटिंग्स की, और दूसरा वहाँ के समाज में गन्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस डिबेट की बात हो रही है। वहाँ पे समाज में डिबेट चल रही है आज भी, क्या अमेरिका में गन्स को रखना बैन कर दें, है ना। तो इस डिबेट की बात भी की जा रही है। चलिए, अनएंडिंग नाम के वर्ड को देख लेना। जिसका कोई एंडलेस हो, जिसका कोई एंड ना हो, जो इटर्नल हो, और या फिर जो पेरिनियल हो। पेरिनियल एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, ऐसी चीज़ को बताता है जिसका कोई भी अंत नहीं होता, लंबी चलने वाली चीज़। चलिए, जैसे आप बोल सकते हैं इंडिया हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम पेरिनियल पॉवर्टी। इंडिया जो है एंडलेस पॉवर्टी से सफ़र कर रहा है, कई सालों से सफ़र कर रहा है, पेरिनियल तरह से सफ़र कर रहा है ना। तो ऐसे वर्ड्स को आप कनेक्ट किया करो। आ जाओ टाइटल पैराग्राफ पे, पता लगेगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द यूएस मस्ट इम्पोज अ बैन ऑन असॉल्ट वेपन्स एंड एक्सपैंड चेक्स फॉर गन ऑनरशिप। कह रहा है जो द यूएस है ना, जो अमेरिका है, इसको इम्पोज करना ही चाहिए एक पूरी तरह से बैन को असॉल्ट वेपन्स पे। असॉल्ट वेपन्स का मतलब होता है ऑटोमेटिक राइफल्स, AK-57, AK-47, समझ गए ना। तो अमेरिका को कम से कम अपने देश में AK-47 और AK-56 जैसी असॉल्ट वेपन्स जो है ना, उनको तो हटा ही देना चाहिए। किसी भी आदमी के पास ऐसी वेपन ना हो। और साथ ही साथ अमेरिका को एक और काम करना है, जो है एक्सपेंड करने का, दायरे को बड़ा करने का, विस्तार करने का, उन चेक्स का, उन कंट्रोल्स का जो होंगे गन ऑनरशिप पे। तो अगर आप गन को ऑन करना चाहते हो तो आप पे कई सारे कंट्रोल्स लगेंगे। किसी भी पागल आदमी को गन लेने का लाइसेंस वहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, समझ गए। तो दो काम अमेरिका को करने हैं। यूएस की दो वर्ब्स हैं, मस्ट इम्पोज एंड मस्ट एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड का मतलब दायरे को बड़ा करना। मस्ट को दूसरी बार नहीं लगाया गया। हेल्पिंग वर्ब एक ही क्लोज में दो बार आ जाए या तीन बार आ जाए तो फर्स्ट बार लिखो, सेकंड बार उसको ओमिट कर दो। चेक्स का मतलब होता है कंट्रोल्स। चलिए काम करते हैं, आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है आज का। ऐसे आर्टिकल आपको हिंदू में बहुत कम मिलेंगे, है ना। चलिए, अगर किसी एग्जाम के लिए आप मेरी गाइडेंस में प्रिपेयर करना चाहते हो, खास करके एसएससी बैंकिंग या यूपीएससी, आप डाउनलोड करें आपकी अपनी एप्लीकेशन को, वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। ऐप पे आपको मिलेगा बैंकिंग का कोर्स, एसएससी का कोर्स और राइटिंग स्किल्स का कोर्स। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हो 60 से 70 घंटे के अंदर, बेसिक से किसी भी एग्जाम के लिए। हज़ारों लोग सीख चुके हैं, लगभग 10,000 लोग सीख चुके हैं। आप भी फ़ायदा ले सकते हो इस कोर्स का। साथ ही आपको एसएससी बैंकिंग के अंदर सारे सिलेबस को टॉपिक वाइज प्रिपेयर करवाया जाता है। स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, वॉइस, नरेशन, एरर्स, PQRS, क्लोज टेस्ट, है ना। हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से प्रिपेयर करवाए जाएंगे। ऐप को भी डाउनलोड करें आज ही, और कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलो, आज के वर्ड्स हैं अपने पास 4: प्रोलिफरेशन, क्रैकडाउन, स्टाक और पैरिश। सारे वर्ड्स ये सारे शीट में अपडेट होते हैं। रोज़ अपडेट होकर के आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। ग्रुप को ज्वाइन करो, शीट को डाउनलोड करो, ठीक है। इस नाम से सर्च कर लेना। देखिए, प्रोलिफरेशन पहला वर्ड है। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट या ग्रोथ, किसी भी चीज़ की मात्रा में, क्वांटिटी में या साइज में इजाफा, है ना। जैसे द पास्ट या दिस पास्ट डेकेड सॉ अ मैसिव प्रोलिफरेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। पिछले दशक ने एक बहुत बड़े विकास को, डेवलपमेंट को, प्रोलिफरेशन को देखा ऑनलाइन सर्विसेज के। हर चीज़ अब ऑनलाइन होती है, ठीक है।
अब हर मूवी टिकट्स बुक हो जाएंगी, ट्रैवल टिकट्स बुक हो जाएंगी, जाना है कहीं, आना है, खाना है, सब चीज़ें जो है पिछले डेकेड्स में हुई है। तो हमने ऑनलाइन सर्विसेज का प्रोलिफरेशन या डेवलपमेंट देखा है। ऐसे वर्ड्स को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको एक्सपेंशन या जनरेशन भी बोलते हैं। प्रोलिफरेट नाम की वर्ब से ये वर्ड बना हुआ है। प्रोलिफरेट का मतलब ही होता है किसी चीज़ का विकास करना। एक और वर्ड है हमारे पास क्रैक डाउन, बहुत बार कर चुके हैं। क्रैक डाउन का मतलब होता है शिकंजा कसना, नाउन फॉर्म में शिकंजा और वर्ब फॉर्म में शिकंजा कसना। अगर क्रैक और डाउन के बीच में स्पेस ना हो तब तो होता है ये नाउन, और अगर क्रैक और डाउन के बीच में स्पेस आ जाए तब ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। द पुलिस आर रनिंग एन ऑपरेशन टू क्रैक डाउन ऑन नारकोटिक्स बिजनेस। पुलिस वाले एक ऑपरेशन को रन कर रहे हैं शिकंजा कसने के लिए नशे के बिजनेसेस पे, व्यापारों पे। नारकोटिक्स मतलब समझ गए ना, नशे से रिलेटेड। तो ये क्रैक डाउन का जो सिनोनिम है क्लैंप डाउन, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। क्रैक डाउन, क्लैंप डाउन दोनों का मतलब यही है किसी पे शिकंजा कसना, कर्ब या कंट्रोल करना। फिर एक वर्ड है स्टार्क, कई बार कर चुके हैं। स्टार्क का मतलब होता है बहुत ही सैड, बहुत ही ग्लूमी और प्लेन। कुछ छुपा हुआ नहीं है आपके सामने, बहुत इजी तरीके से आप देख पा रहे हो क्लियरली कि कोई चीज़ बहुत सैड है, तो वो चीज़ कहलाएगी स्टार्क, है ना। इसको अटर, ब्लीक, ग्रिम या डिस्मल भी बोलते हैं। आज इसका सिनोनिम ग्रिम आप देखने वाले हैं आर्टिकल में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस वर्ड का। हिज एक्शंस वर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हिज वर्ड्स। उसके जो हरकतें थी वो पूरे तरीके से सैड तरीके से कॉन्ट्रास्ट में थी, उल्टी थी उसके वर्ड्स के। तो वर्ड्स की उल्टी तो थी लेकिन प्लेनली उल्टी थी, साफ साफ, और बहुत ही सैड तरीके से, बहुत ही उदासी भरे तरीके से। लास्ट वर्ड है हमारे पास पेरिश, नया वर्ड है। पेरिश का मतलब होता है कोई चीज़ का ख़त्म हो जाना, डाई कर जाना, पास अवे कर जाना। अगर आपके घर में ब्रेड रखी है, ब्रेड ख़राब हो गई तो ब्रेड भी पेरिश हो गई। अगर आपके पड़ोस में किसी की डेथ हो गई तो उस इंसान को भी आप बोल सकते हो कि ही हैज़ पेरिस्ड। इंसान का मरना या चीज़ों का ख़राब होना, दोनों के लिए पेरिश नाम का वर्ड यूज़ करते हैं। 30 सिविलियंस पेरिस्ड इन द लैंडस्लाइड्स। 3 सिविलियंस जो हैं पेरिश हो गए, डेथ हो गई उनकी लैंडस्लाइड्स में, इन भूकंपों के अंदर, ठीक है, पेरिश। अब देखो पेरिश से यानी मरने से एक इडियम बनती है इंग्लिश में, किक द बकेट। किक द बकेट इसका मतलब होता है किसी का, समझ गए ना, गुजर जाना। तो ये इडियम आप कनेक्ट करके रखें। चलिए एक समरी दे दें आपको, किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ पता लगे। अमेरिका में एक बड़ा अजीब सा बेवकूफ़ी भरा कानून है वहाँ के संविधान में, और इस कानून को बोलते हैं सेकेंड अमेंडमेंट। इसके हिसाब से अमेरिकी नागरिक अपनी जेब में बंदूक रख सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी उनकी इच्छा हो। लाइसेंस मिल जाएगा इजीली, और अपनी बंदूक लेकर के अपने पास रखें। अब इससे होता क्या है, इससे होती है अमेरिका में गन वायलेंस। जब भी कोई अमेरिकी नागरिक फ्रस्ट्रेटेड हो अपने घर से, जॉब से, व्यापार से, पढ़ाई से, पति से, पत्नी से, तो वो क्या करता है, अपनी बंदूक लेकर के स्कूलों में घुस जाते हैं, स्कूलों में, अस्पतालों में, सुपरमार्केट्स में, और लोगों को शूट करने लगते हैं। इसको बोलते हैं गन वायलेंस। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये गन वायलेंस है ना, ये अमेरिका में होती रहेगी, पहले भी हो रही है, आज भी हो रही है, और आगे भी नहीं रोक पाओगे जब तक ये बेवकूफ़ी वाला कानून वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। और ज़रूरत ये है कि संविधान के इस कानून को वहाँ की जनता और पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल करके साथ में हाथ मिला करके हटवाएं, क्योंकि गन लॉबी वहाँ की बहुत पावरफुल है। वो लोग कभी भी इस कानून को वहाँ से हटने नहीं देंगे। बस यही आज इसकी समरी है। अब पूरा डिटेल में बताएगा आपको हुआ क्या है, कानून क्या है और क्यों नहीं हट रहा। चलिए शुरू करते हैं। आज की टोन है कंसर्न्ड और सजेस्टिंग। कंसर्न्ड है कि अमेरिका में आगे क्या होगा, और सजेस्ट कर रहा है इनको क्या करना चाहिए। चलिए, कह रहा द यूएस वंस अगेन फेस द ग्रीम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स अनविलिंगनेस टू टैकल गन वायलेंस एट इट्स सोर्स when a man shot dead at least 19 children and 2 adults including a teacher at an elementary school in Uvalde, Texas। कह रहे जो द यूएस है, जो अमेरिका है, एक बार फेस किया है, इसने सामना किया है बहुत ही उदासी भरे, बहुत ही ग्रिम, बहुत ही ग्लूमी से कॉन्सिक्वेंसेस का, नतीजों का, और किसके, इसकी उस अनविलिंगनेस के, इसकी उस रिलक्टेंस के, इसकी उस हिचक के, जो हिचक है टैकल करने की, सामना करने की गन वायलेंस को, बंदूक से होने वाली वायलेंस को। और कहाँ पे, इसके सोर्स पे, जहाँ से वायलेंस शुरू होती है। अब देखो अमेरिका ने कब फेस किया इस कॉन्सिक्वेंस को, इसने तब फेस किया जब एक आदमी ने शॉट डेड कर दिया, मार गिराया 19 छोटे छोटे बच्चों को और 2 एडल्ट्स को, जिसमें एक टीचर भी शामिल था। और ये घटना हुई है एलिमेंट्री स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, यूवाल्डे नाम के शहर में, टेक्सास जो है स्टेट के। आई बात समझ में। तो अमेरिका क्या है, बहुत अनविलिंग है,
अमेरिका चाहता ही नहीं है कि लोगों से बंदूक वापस ली जाए, तो गन वॉयलेंस को उसके सोर्स पे ख़त्म नहीं करना चाह रहा है। बंदूक ही ले ले लोगों से, गन्स वापस ले ले तो वॉयलेंस होगी नहीं। तो एक बार अमेरिका ने फिर से अपनी इस अनविलिंगनेस का ग्रिम कॉन्सिक्वेंस फेस किया है, जब कई अमेरिकी छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको स्कूल में एक सरफिरे ने मार गिराया। यूएस की वॉर बाय फेस्ट, मैन की वॉर बाय शॉट डेट। शॉट डेट का मतलब होता है किसी को मार गिराना, ठीक है। एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी। टैकल का मतलब होता है सामना करना किसी चीज़ को। ग्रिम का मतलब होता है बहुत ही ग्लूमी या सैड। आपको पता है जो चीज़ बड़ी प्लेन हो, ग्लूमी हो, उदासी भरी हो, उसको बोलते हैं ग्रिम, या समझ गए ना। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, यानी कि किसी चीज़ का रिजल्ट। चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा कि इडियम है अपने पास यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, टैकल द गन वायलेंस एट इट्स सोर्स। इसका मतलब है गन वायलेंस को उसके सोर्स पे ही ख़त्म कर देना, टैकल करना। तो अगर किसी चीज़ को उसके सोर्स पे ही ख़त्म करें, किसी चीज़ को शुरुआती अवस्था में उसके सोर्स पे ही ख़त्म करना चाहें, तो उसके लिए कौन सी इडियम यूज़ करते हैं? चलो आपने सुना होगा ना, इसको जड़ से मिटा देंगे, है ना। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू निप इन द बड। लिख देता हूँ, टू निप इन द बड। बड का मतलब होता है कली, ठीक है। निप का मतलब होता है चुटकी। तो अगर कोई कली है जिसको आपको पहले ही मिटा देना है, कोई ऐसी चीज़ है जो शुरुआती अवस्था में, अपनी चुटकी में लेकर के उसको निप कर दो, उस कली को शुरू में दबा दो ताकि वो कभी फूल बने ही ना, है ना। निप इन द बड, ऐसे एग्रीकल्चर से अपने, समझ गए ना, खेती से जो इडियम को हमने उठाया है। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहा था शूटिंग मार्क्स द वर्स्ट सच अटैक इन द यूएस since the majority Stoneman Douglas High School attack in 2018 when a former student of the school in Parkland, Florida opened fire killing 17 people and wounding 17 others। कह रहे जो शूटिंग हुई है अभी अभी युवाल्डा में, युवाल्डे टेक्सास में, ये मार्क करती है सबसे ख़राब को, द वर्स्ट को, और ऐसे अटैक्स में से एक अटैक को। आज तक के सबसे ख़राब अटैक्स में से एक अटैक है ये, और कहाँ पे? अमेरिका में। और कब से? इस घटना से, जब से एक मेजरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में अटैक हुआ था 2018 के अंदर, जब स्कूल के ही एक पुराने स्टूडेंट ने, फॉर्मर स्टूडेंट ने इसी स्कूल में पार्कलैंड फ्लोरिडा के अंदर ओपन फायर कर दिया, गोली चला दी, 17 लोगों को मारते हुए और 17 लोगों को घायल करते हुए। वुंडिंग का मतलब है घायल करते हुए। आगे समझ में? तो ये घटनाएं बड़ी आम सी बात है, 2018 में भी हुई थी, 12 में भी हुई थी, अब 2022 में भी हो रही है। शूटिंग की वॉर बाय मार्क्स, फॉर्मर स्टूडेंट की वॉर बाय ओपन फायर। ओपन फायर करना मतलब किसी को गोली मारना। किलिंग और वुंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब इस पागल ने गोलियाँ चलानी शुरू की बच्चों पे, तब उसी वक्त इसने साथ साथ 17 बच्चों को मार दिया और 17 को घायल भी कर दिया। वर्ब के आईएनजी फॉर्म साइमल्टेनियस एक्शन को बता रही है। बढ़े आगे, ये कॉमा देख लिया करो आप, पीपीएससी की सबसे बड़ी निशानी है, आईएनजी फॉर्म से पहले कॉमा आपको मिल जाएगा। कह रहा सिमिलर मेजर शूटिंग दैट लेड टू वाइट रेस yet saw no permanent reform in gun laws occurred at Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut in 2012, in which 20 first graders and 6 school employees perished। अब 2018 से पुरानी बात कर रहा है। कह रहा है एक ऐसी ही शूटिंग जो लीड टू करके गई थी, जो हमें आगे ले गई थी एक आउटरेज की तरफ, बहुत ही गुस्से की तरफ। कह रहा है फिर भी जिसने देखा किसी भी परमानेंट रिफॉर्म को नहीं गन के लॉज में। तो एक ऐसी ही शूटिंग पहले भी हुई है जो बहुत आउटरेजियस थी, लोगों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जिस शूटिंग ने देखा नहीं किसी परमानेंट रिफॉर्म को, सुधार को अमेरिका के गन्स के कानून में। कह रहा है ये जो शूटिंग थी ना, ये अकर हुई थी इस स्कूल में, सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में, जो था कनेटिकट न्यूटाउन में। 2012 के अंदर ये घटना हुई थी, जिसमें 20 पहली क्लास के बच्चों को, फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को, और 6 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पेरिश हो गए थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी, मारे गए थे। आई बात समझ में? तो ऐसा पहले भी हो चुका है। शूटिंग की वर्ब है अकर्ड, दैट आया है शूटिंग के लिए। इसकी 2 वर्ब्स हैं, दैट लेड टू एंड दैट सॉ। दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई हैं येट नाम की कंजंक्शन से। येट का मतलब होता है फिर भी, है ना। तो जो लीड तो कर गई थी आउटरेज की तरफ, लेकिन फिर भी जिसने देखा नहीं किसी इंप्रूवमेंट को गन के लॉज में, है ना। येट मतलब फिर भी। चलो आगे बढ़े। फर्स्ट ग्रेडर्स मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे। पेरिश का मतलब होता है मर जाना, डाई करना, खत्म हो जाना। कह रहा है द यूवाल्डे ट्रेजेडी। अब देखो ये पेरिश नाम का वर्ड है ना, इसको आप यूज़ भी कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो पड़े पड़े ख़राब हो जाए, जैसे दूध है, दही है, वेजिटेबल्स है, एग्स हैं, फ्रूट्स हैं, है ना। तो ये सब आइटम्स कहलाती हैं पेरिशेबल आइटम्स। अगर आपको पेरिशेबल आइटम्स कोई पूछे तो क्या होंगी? खाने पीने की वो चीज़ें जो पड़े पड़े अपने आप ख़राब हो जाती हैं। अब मान लो चिप्स है, ये पेरिशेबल आइटम जनरली नहीं है,
या कोई ऐसी चीज़ है जो बॉटल में पैक्ड है ना, तो वो पेरिशेबल नहीं है, वो खुली नहीं है। तो खुली आइटम्स को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिशेबल आइटम्स। याद रखिए है ना, खराब होने वाली चीज़ें हवा में पेरिशेबल आइटम्स कहलाती हैं। आगे कह रहे हैं द यूवाल्डे ट्रेजेडी हैज ऑल्सो शेकन द नेशन फॉर इट कम्स स्केर्सली 10 days आफ्टर a shooting at a supermarket store in Buffalo, New York, which officials described as a racist hate crime claiming 10 lives। कह रहा है एक ऐसी ट्रेजेडी जो यूवाल्डे वाली ट्रेजेडी है, इसने शेक कर दिया है पूरे नेशन को, इसने हिला करके रख दिया पूरे अमेरिका को। कह रहा है क्योंकि फॉर ये आती है महज 10 दिनों के बाद ही एक शूटिंग के जो हुई थी एक सुपरमार्केट में बुफेलो नाम के शहर में, न्यूयॉर्क नाम की सिटी के। कह रहे जिसको ऑफिशियल्स डिस्क्राइब करते हैं एक नस्लवादी हेट क्राइम के तौर पे, जिसने क्लेम किया 10 लाइव्स को, 10 जिंदगियों को तबाह किया। आई बात समझ में? तो 10 दिन पहले किसी आदमी ने एक सुपरमार्केट में भी गोलियां चलाई थी जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी। वैसी घटना अब 10 दिन बाद एक स्कूल में हो रही है जो छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ट्रेजिडी की वर्ब है हैज़ शेकन। हैज़ शेकन मतलब शेक कर दिया है। शेक, शुक, शेकन, किसी को हिला करके रख देना। हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। 8 की वर्ब है कम्स। फॉर यहाँ पे कंजंक्शन है। फॉर जब कंजंक्शन होती है इसका मतलब होता है बिकॉज, है ना। फॉर जब कंजंक्शन होती है इसके बाद में क्लोज आता है तो समझ लेना फॉर का मतलब होता है क्योंकि, यानी कि बिकॉज। ऑफिशियल्स की वर्ब है डिस्क्राइब्ड। कह रहा ओवरऑल देयर हैव बीन एटलीस्ट 26 स्कूल शूटिंग्स इन 2022 alone and at least 118 incidents since 2018 according to reports that have tracked this statistic over the past 4 years। कह रहे अगर सबको मिला दें ओवरऑल देखें तो 26 स्कूलों की शूटिंग्स हो चुकी हैं सन 2022 में अकेले ही। तो अभी 5 महीने हुए, 5 महीने में 26 शूटिंग्स की तो वहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, आपको मिल जाएंगी। और कह रहे कम से कम 118 इंसिडेंट्स हो चुके हैं इसी प्रकार के सन 2018 से। और ये बात कही जा रही है अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट्स के, जिन रिपोर्ट्स ने ट्रैक किया है इस पूरे आंकड़े को, स्टैटिस्टिक को पिछले 4 सालों के दौरान। आई समझ में बात? तो शूटिंग होना बहुत आम बात है अमेरिका में। इसी साल में 5 महीनों में 26 बार स्कूलों में शूटिंग हो चुकी है। शूटिंग्स की वर्ब है हैव बिन। इंसिडेंट्स की वर्ब है चलो देखो, इंसिडेंट्स और शूटिंग्स दोनों की वर्ब है हैव बिन। देयर हैव बिन एटलीस्ट 26 स्कूल शूटिंग्स एंड देयर हैव बिन एटलीस्ट 118 इंसिडेंट्स। अगर देखो हैव बिन दोनों जगह कॉमन था तो इसको एक ही बार लिखा गया। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही कॉमन हैं, सब्जेक्ट्स के बाद में एक ही बार इन दोनों को लिखा गया। इन दोनों सब्जेक्ट्स को इन्होंने एंड कंजंक्शन से मिला दिया, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। चलो लास्ट ईयर की वर्ब है दैट की वर्ब है हैव ट्रैक्ड। कह रहे लास्ट ईयर विटनेस्ड 34 school shootings, the highest number during this period. There were 24 incidents each in 2019 and 2028 and 10 in 2020। कह रहे पिछले साल ने साक्षी बना, पिछले साल ने विटनेस किया, देखा 34 स्कूलों में शूटिंग्स को, जो हाईएस्ट नंबर है इस पीरियड का ड्यूरिंग दिस पीरियड। और कह रहे 24 इंसिडेंट्स ऐसे थे सन 2019 में और 2018 में दोनों में, और 10 थे 2020 के अंदर भी, ठीक है। तो ये हर साल ही हो रहे हैं, आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। कोरोना में जब सारी दुनिया बंद थी ना, उस वक्त स्कूलों में भी 10 बार शूटिंग हो चुकी है। तो ये घटनाएं बड़ी आम सी बात है। लास्ट ईयर की वर्ब है विटनेस्ड, 24 इंसिडेंट्स की वर्ब है वर, और 10 की वर्ब है वर। आगे बढ़े। कह रहा है एड्रेसिंग द नेशन आफ्टर द यूवाल्डेस अटैक, यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन मेड एन अर्जेंट प्ली फॉर कॉमन सेंस गन कंट्रोल रिफॉर्म, saying, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? I am sick and tired of it. We have to act. These kinds of mass shootings rarely happen elsewhere in the world and it is time to turn this pain into action। अब कह रहे इस पूरी घटना पे जोसेफ बाइडेन का क्या कहना है, जो बाइडेन का क्या बोलना है। कह रहा है एड्रेस करते हुए, पूरे देश को संबोधित करते हुए यूवाल्डे के अटैक के बाद, तो यूवाल्डे के अटैक में होने के बाद पूरी दुनिया को, पूरे देश को एड्रेस करते हुए हुआ क्या, जोसेफ बाइडेन ने मेड किया, बनाया एक अर्जेंट प्ली को, एक बहुत ही इमरजेंसी की रिक्वेस्ट को, अर्जेंट प्ली को। और किसके लिए? कॉमन सेंस गन कंट्रोल रिफॉर्म के लिए। ये गन कंट्रोल रिफॉर्म है जो कॉमन सेंस पे आधारित है, ऐसा समझ लो, और जिसको वहाँ की रिपब्लिकन पार्टी पास नहीं होने दे रही। तो इसने जोसेफ बाइडेन ने यही बोला, रिक्वेस्ट की कि जल्दी से जल्दी इस रिफॉर्म को अमेरिका में लागू करवाया जाए। अब देखो इन्होंने ऐसा कब कहा, कैसे कहा। एक तो एड्रेस करते हुए पूरे देश को टीवी पे कहा, और दूसरा ऐसा कहते हुए, ऐसा सेइंग करते हुए
कि क्या कहा कि कब भगवान के नाम पे हम स्टैंड अप टू करने वाले हैं गन लॉबी के सामने, है ना। तो भगवान के नाम पे वो कौन सा दिन आएगा जब हम गन लॉबी के सामने, ऐसे लोग जो इस गन के कानून को हटने नहीं देना चाहते हैं, इन व्यापारों के सामने हम स्टैंड अप टू करेंगे, इनको अपोज या सामना करेंगे। फिर इसने बोला आई एम सिक, मैं बड़ा सिक हो चुका हूँ, बड़ा परेशान हो चुका हूँ। सिक का मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे परेशान होना, और टायर्ड भी हूँ, बड़ा थक भी चुका हूँ इस चीज़ का, है ना। तो सिक एंड टायर्ड हो चुका हूँ मैं इन घटनाओं को देख देख के। फिर इसने बोला वी हैव टू एक्ट, हमें आज ही हरकत में आना होगा। फिर इसने बोला दीज काइंड्स ऑफ मास शूटिंग्स रियली हैपन एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, ऐसे जो बड़े बड़े हत्याकांड हैं स्कूलों में, होटल्स में, सुपरमार्केट्स में, कह रहा है ये रेयरली ही हैपन होते हैं, ना के बराबर ही हैपन होते हैं दुनिया में कहीं और, एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये अमेरिका में हो रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है, दुनिया के किसी कंट्री में रोज़ रोज़ ऐसी शूटिंग्स नहीं होती। फिर इसने बोला इट इज़ टाइम, ये वक्त आ गया है कि हम टर्न करें इस पेन को एक्शन के अंदर, इस पूरे दर्द को हम किसी हरकत में बदलें, इस दर्द से अपनी हरकत करें और गन के कानून को हटाएं यहाँ से, है ना। ऐसा इसने बोला। समझ में आ गई बात। आई की वर्ब है एम, ठीक है, आई एम सिक। अच्छा, टायर्ड यहाँ पे वर्ब नहीं है, टायर्ड एक एडजेक्टिव है। आई एम सिक एंड आई एम टायर्ड, सिक और टायर्ड नाम के दो एडजेक्टिव मिले हुए हैं। वी की वर्ब है आर गोइंग टू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हेन से शुरू हो रहा है, इसलिए वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को मेन सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, ठीक है। तो वी आर गोइंग को आर वी गोइंग लिखा गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से। काइंड्स की वर्ब है हैपन, एल्सवेयर का मतलब है कहीं और, एट अदर प्लेसेस। इट की वर्ब है इज, इट इज को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं इट्स, ठीक है ना, इट्स। कह रहा है येट इट वुड बी अनरियलिस्टिक टू होप फॉर मीनिंगफुल चेंज इन द यूएस व्यू ऑन द सेकेंड अमेंडमेंट विच अश्योर्स सिटीजन्स ऑफ द राइट टू बेयर आर्म्स। कह रहा है फिर भी, अब जोसेफ बाइडेन ने कुछ भी बोला हो, बहुत कुछ बोला हो, कह रहा है फिर भी ये बड़ा अनरियलिस्टिक होगा, बड़ी नौसिखिया बात होगी कि हम आशा करें, होपफुल करें किसी मीनिंगफुल चेंज की, किसी सार्थक बदलाव की, और किसमें, अमेरिका की नज़रिए में, व्यू में, जो लेकर के है सेकेंड अमेंडमेंट को। ये वो कानून है जिससे अमेरिकन को बंदूक रखने की इजाज़त मिली है। तो कह रहे फिर भी बड़ा अनरियलिस्टिक सा हो जाएगा कि इससे कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। कह रहे ये वो कानून है जो एश्योर करता है, जो गारंटी करता है सिटीजन्स को कि उनके पास राइट है, उनके पास अधिकार है आर्म्स को बेयर करने का, समझ गए ना, हथियारों को अपने पास कैरी करने का। बेयर आर्म्स का मतलब है हथियारों को अपने साथ कैरी करना। तो कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकलने वाला, लोग तो हथियार लेके ही चलने वाले हैं, आदत उनको पड़ चुकी है। इट की वर्ब है वुड बी, विच की वर्ब है शोस, विच आया सेकंड अमेंडमेंट के लिए, है ना। अच्छा, राइट टू बेयर आर्म्स का मतलब होता है बेयर करना, यानी अपने साथ कैरी करना, आर्म्स मतलब हथियार। तो अधिकार है इनको अपने साथ में हथियारों को लेकर के चलने का, इस अमेंडमेंट की वजह से। आगे कह रहे हैं सेवरल प्रेसिडेंट्स मोस्टली डेमोक्रेट्स हैव ट्राइड एंड फेल्ड टू गेट इवन बेसिक गन कंट्रोल लॉज पास थ्रू कांग्रेस। कह रहे कई सारी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं, ज़्यादातर जो डेमोक्रेट्स थे, इन्होंने कोशिश किया है और ये फेल हुए हैं। और किस काम को करने में, इस काम को करने में, गेट करने में इस काम को, और वो काम है यहाँ तक कि बेसिक गन कंट्रोल के लॉज को पास करवाने का कांग्रेस के जरिए। ये गेट वाली स्ट्रक्चर अभी देखेंगे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो कई प्रेसिडेंट्स कोशिश कर चुके हैं लेकिन हमेशा फेल हुए हैं, बेसिक गन लॉज को भी वो पास नहीं करवा पाए। प्रेसिडेंट्स की दो वर्ब्स हैं, हैव ट्राइड एंड हैव फेल्ड, एंड कंजंक्शन से जुड़ी हैं। अब ये गेट वाली स्ट्रक्चर पॉजिटिव आप ऑलरेडी जानते हो, बेसिक्स में कर चुके हो, फटाफट इसको अपने रिवाइज करते हैं। गेट समवन समथिंग, कैसे इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। देखिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना। जैसे द पुलिस गॉट द प्रोटेस्टर्स टू इवैक्यूएट द रोड, पुलिस ने प्रोटेस्टर्स से, धरना देने वालों से रोड को खाली करवाया। समझ रहे हो मेरी बात को। गेट का मतलब है करवाना, प्रोटेस्टर मतलब जिनसे काम करवाया गया, टू इवैक्यूएट मतलब वो काम जिस काम को किया इन्होंने, और ये काम है हुआ रोड से। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे चलती है, गेट वो नाउन है जिससे काम करवाओगे, और वो काम जो आएगा टू इन्फिनेटिव के अंदर। लेकिन इसी सेंटेंस को लिखने का एक और तरीका है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, द पुलिस गॉट द रोड इवैक्यूएटेड बाय द प्रोटेस्टर्स, यहाँ पे क्या हुआ, बात वही है, पुलिस ने सड़क को खाली करवाया प्रोटेस्टर्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पे गेट के बाद में जिसके ऊपर काम हुआ है ना, जिसके ऊपर काम हुआ है उसको लिखा गया। तो अगर गेट के बाद में रिसीवर हो, काम को करने वाला रिसीवर हो, देखो डूअर था तो हमने यूज़ किया टू इन्फिनेटिव को, प्रोटेस्टर्स टू इवैक्यूएट, लेकिन यहाँ पे रिसीवर है, रोड को इवैक्यूएट करवाया गया। अब रोड ने इवैक्यूएट नहीं किया है, तो इस केस में आपने यूज़ कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म को।
आई बात समझ में? डूअर के केस में टू इन्फिनेटिव, रिसीवर के केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये गेट नाम की पॉजिटिव वर्ब ऐसे ही चलती है। अब यहाँ पे भी वही हुआ है, ये फेल हुए हैं बेसिक गन लॉज को पास करवाने में। गन लॉज के ऊपर काम होने वाला था पास होने का, इसलिए हमने यहाँ लिखा है पास्ट, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट समवन साथ में V3। आगे बढ़े। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से सीखें, आप बता रहे हो हमने सुन ली, लेकिन डिटेल में सीखना हो तो भैया डिटेल में सारी स्ट्रक्चर्स पूरी बेसिक ग्रामर में हो चुकी हैं। होम पेज पे जाओ, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस प्लेलिस्ट को चलाना शुरू करो। सारी स्ट्रक्चर्स शुरू से लेकर के शुरू हो गया, अब नाउन से चलते हुए वर्ब, एडजेक्टिव, है ना, ये स्ट्रक्चर्स, कॉजेटिव, मॉडल्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो 15 से 20 दिन में पूरी कर सकते हो बेसिक्स, तो उसके बाद ये चीज़ें आपके दिमाग में बड़ी ईजिली आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा फॉर एग्जाम्पल केम अवे फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर कैपिटल हिल रिजेक्टेड नो फ्यूअर देन 17 अटेम्प्ट्स बाय हिज व्हाइट हाउस टू ब्रिंग कॉमन सेंस गन कंट्रोल टू द फ्लोर ऑफ कांग्रेस। तो कह रहा है फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे इनसे पहले बराक ओबामा साहब, कह रहा है ये जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे फ्रस्ट्रेटेड होकर के निकले। केम अवे फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए। किस बात से भाई? जब कैपिटल हिल ने, कैपिटल हिल मतलब अमेरिका की संसद, कह रहा है जब अमेरिका की संसद ने रिजेक्ट कर दिया 17 से फ्यूअर अटेम्प्ट्स को, नहीं, नो फ्यूअर देन 17 का मतलब है 17 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है बिल्कुल भी। तो कम से कम 17 अटेम्प्ट्स को इनके रिजेक्ट कर दिया, जो था वाइट हाउस में, इनके द्वारा जो वाइट हाउस ऑक्यूपाइड था, और जो काम था ब्रिंग करने का कॉमन सेंस गन कंट्रोल को कांग्रेस के फ्लोर पे, वहाँ की संसद के अंदर। तो प्रेसिडेंट ओबामा खुद ही 17 बार कोशिश किया इन्होंने, लेकिन एक बार भी गन कंट्रोल का जो ये कानून है इसको संसद पे बहस करने के लिए भी नहीं जो है ला पाए। आई बात समझ में? तो इस तरह से पॉलिटिक्स वहाँ चलती है। ओबामा की वर्ब है केम, कैपिटल हिल की वर्ब है रिजेक्टेड। कैपिटल हिल वो बिल्डिंग है अमेरिका की जहाँ पे संसद बैठती है ना, बड़ा सा एरिया है 5 स्क्वायर किलोमीटर का, कैपिटल हिल इसको बोलते हैं। कह रहा वाइल, अब ये बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ। कह रहा वाइल कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स सीक टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स बाय फियर्सली डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू बेयर आर्म्स, it is common knowledge now that at the heart of the US Congress's refusal to stamp out gun violence in schools and other public places is shadowy lobbying on Capitol Hill by deep-pocketed and well-networked National Rifle Association and along with them the entire gun manufacturing industry। पूरे आर्टिकल का सबसे लंबा सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस से पूरा आर्टिकल आपको समझ में आएगा ऐसा हो क्यों रहा है वहाँ पे, ये बेवकूफ़ों वाला कानून क्यों बना के बैठे हैं। अब रीज़न बताएगा उसका। कह रहे जहाँ कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स जो हैं, कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स कौन से हैं? ग्रैंड ओल्ड पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के, ट्रंप की पार्टी के लोग जो हैं। कह रहे जहाँ ट्रंप की पार्टी के जो लोग हैं, रिपब्लिकन पार्टी के लॉ मेकर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो स्कोर करें पॉलिटिकल पॉइंट्स को, वो सियासी चौके छक्के मारें, स्कोर करें पॉलिटिकल पॉइंट्स को। और कैसे? बहुत ही फियर्स मैनर के अंदर, वाइल्ड मैनर में डिफेंड करके अमेरिकी लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, संवैधानिक अधिकार को, जो है जेब में बंदूक रखने का। कह रहे जहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी इस राइट को डिफेंड करने के नाम पे पॉलिटिकल एडवांटेज को गेन करने की कोशिश करती है। कह रहा वहीं पे ये चीज़ बड़ी कॉमन नॉलेज है, सबको पता है अब नाउ ये कि जो बिल्कुल दिल में है ना इस यूएस कांग्रेस के रिफ्यूज़ल में, यूएस की कांग्रेस जो बार बार मना करती है, उसके दिल में क्या है, एट द हार्ट ऑफ क्या है, और रिफ्यूज़ल है स्टैंप आउट करने का, पूरी तरीके से ख़त्म कर देने का गन वायलेंस को यूएस के स्कूल्स में और अदर पब्लिक स्पेसेस में। कह रहा है बिल्कुल दिल में है ये एक शैडोई लॉबिंग, एक काली और गहरी लॉबिंग, एक लॉबिंग जो है, लॉबी समझते हो ना, एक पूरा ग्रुप जो है हो रही है कैपिटल हिल पे, अमेरिका की संसद पे। और किनके द्वारा हो रही है लॉबिंग? बहुत ही गहरी पॉकेट वाले, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले, जेबों से पैसे से भरी जेबों वाले और अच्छे नेटवर्किंग वाले नेशनल राइफल एसोसिएशन की, ये एक एसोसिएशन है यूएस में, और साथ में उनके पूरी की पूरी गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। आगे बात समझ में? तो रिपब्लिकन पार्टी वाले तो क्या करते हैं, अपने वोट बैंक को देखते हैं, इस वजह से गन कंट्रोल के किसी भी कानून को आने नहीं देते हैं। लेकिन इनको उंगली लगाने वाला कौन है, सबको पता लग गया है अब। इनको जो है पीछे से भड़काया जाता है कि आप जो है गन वायलेंस को रुकने मत देना स्कूल्स में और अदर पब्लिक स्पेसेस में। ये एक लॉबिंग के द्वारा होता है। लॉबिंग का मतलब आप समझ गए ना, कोई ग्रुप आकर के आप पे दबाव डाले। तो ये लॉबिंग होती है कैपिटल हिल पे नेशनल राइफल एसोसिएशन के द्वारा, जिसका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है और जिसके पास पैसा भी बहुत है। तो मतलब कहने का मतलब करप्शन हो रहा है पर्दे के पीछे बहुत सारा। और इनके साथ में मिली हुई हैं वहाँ की गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ,
जिनकी इंडस्ट्री इसी वजह से चल रही है, अमेरिका में लोग जो है बहुत सारी बंदूकों को खरीदते हैं। ऐसे बना हुआ सेंटेंस थोड़ा लंबा है, पर ठीक है, मैंने आपको वर्ड फॉर वर्ड अभी बता दिया है ना। लॉ मेकर्स की वर्ब है सीक, इट की वर्ब है इज, कंजर्वेटिव आप जान गए हैं, दकियानूसी रिपब्लिकन पार्टी के लोग, फियर्सली मतलब वाइल्डली, फेरोसियसली बहुत ज़्यादा गर्म जोशी के साथ है। लॉबिंग की वर्ब है इज, है ना। ये सेंटेंस पूरा इन्वर्टेड है। एट द हार्ट ऑफ यूएस रिफ्यूजल टू स्टैम्प आउट गन वॉयलेंस इन स्कूल एंड पब्लिक स्पेसेस इज शैडोई लॉबिंग। ये ऐसे भी बन सकता था, शैडोई लॉबिंग इज एट द हार्ट ऑफ, ऐसा पूरा ऐसा भी लिख सकते थे, बस इसने इन्वर्जन कर दिया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है बहुत बड़ा है, और सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है ना। तो जब सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है तो उसको लास्ट में लाया जाता है, सेंटेंस को इन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले आप प्रीपोजिशनल फ्रेज लिख देते हो, फिर वर्ब लिख देते हो, फिर सब्जेक्ट को लिख देते हो। थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, जो लोग थोड़े से क्यूरियस हैं उनके लिए। अब आगे बढ़ेंगे। स्टैम्प आउट करना मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, पुट एन एंड टू समथिंग, इरेडिकेट कर देना। कह रहा है इफ़ मिस्टर बाइडन genuinely wishes to clamp down on this violence which has ripped into America's soul for several generations, now he may have no choice but to follow in Mr. Obama's steps and use his presidential power of executive actions to enforce gun control measures. कह रहा अगर मिस्टर बाइडन वास्तव में चाहते हैं कि वो नकेल कसें, क्लैंप डाउन करें इस वायलेंस पे, कह रहे जिसने रिप इनटू कर दिया है, जिसने चीर फाड़ कर दी है अमेरिका की आत्मा में, सोल में, और कब तक, कई पीढ़ियों से, कई जनरेशन से। कह रहा अगर वो वास्तव में ऐसा चाहते हैं ना, इस पे शिकंजा कसना है, तो हो सकता है उनके पास कोई और विकल्प ना हो, ही मे हैव नो चॉइस, और किसके सिवा भाई, बट फॉलो इन करने के, नक्शे कदम पे चलने के, मिस्टर ओबामा के स्टेप्स के, उसी स्टेप्स पे इनको भी चलना होगा, और इस्तेमाल करना होगा अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स को, जो है एग्जीक्यूटिव एक्शंस की, ताकि इन्फोर्स किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके गन कंट्रोल के मेजर्स को। तो ओबामा जो नहीं कर पाए वो बाइडन कर पाएंगे, अगर वो ओबामा से थोड़ा और आगे जाते हैं, उनके नक्शे कदम पे चल के और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बिना संसद की दखल अंदाजी के गन कंट्रोल मेजर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, रिपब्लिकन पार्टी को वोट मिल जाएंगे, और इसकी जो है बाइडन की पार्टी है, इसको अगले इलेक्शन में वोट कम मिलेंगे, तो ये इनको थोड़ा सा रिस्क हो सकता है लेना पड़े। बाइडन साहब की वर्ब है विशेस, क्लैंप डाउन मतलब शिकंजा कसना, विच की वर्ब है हैज़ रिप्ड, विच आया वायलेंस के लिए, ही आया बाइडन के लिए, इसकी वर्ब है मे हैव, फॉलो इन करना मतलब नक्शे कदम पे चलना। चलो, तो इनके पास दो चॉइस हैं, बट टू फॉलो इन एंड यूज़, टू फॉलो इन एंड टू यूज़, टू को दूसरी बार नहीं लिखा है। कह रहा दीज शुड एट अ मिनिमम include an assault weapons ban, expanded background checks for gun ownership and boosted funding for federal enforcement agencies regulating gun proliferation. कह रहा है अब इनमें क्या कौन कौन से मेजर्स होंगे, अगर ओबामा साहब कोई एक्शन लेते हैं तो क्या क्या इंक्लूड करेगा। कह रहा है इन सारे एक्शंस में होना चाहिए, कम से कम एट अ मिनिमम इंक्लूड होना चाहिए असॉल्ट वेपन्स पे पूरी तरीके से बैन। राइफल कोई नहीं रख सकता, छोटी मोटी बंदूक रख लो, लेकिन राइफल अपने घर में असॉल्ट वेपन नहीं रखेगा। और एक एक्सपांडेड बैकग्राउंड चेक हो, और ज़्यादा बड़े बैकग्राउंड के चेक हो गन की ऑनरशिप पे, और एक हो ज़्यादा फंडिंग, बूस्टेड फंडिंग ऐसी सरकारी एजेंसीज़ के लिए, फेडरल इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए जो रेगुलेट करती हैं गन्स में होने वाले प्रोलिफरेशन को, इनमें होने वाली ग्रोथ को। तो ये तीनों काम इनको करने पड़ेंगे। कोई भी आदमी AK-47, 56 घर में ना रखे, जिसको भी लाइसेंस देना हो उसकी पूरी तरीके से छानबीन हो और अच्छे तरीके से, और वो एजेंसियां जो गन को देखती हैं, गन्स को संभालती हैं, उनका बजट में और पैसा डाला जाए ताकि वो अच्छे से हैंडल कर पाए। दीज की वर्ब है शुड इंक्लूड। प्रोलिफरेशन आप जानते हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एक्सपेंशन, किसी चीज़ के दायरे में जो है विस्तार। बहुत ही सिंपल आर्टिकल था, एक दो सेंटेंसेस को छोड़ दो लंबे लंबे, बाकी आर्टिकल मेरे हिसाब से बहुत ईजी था, है ना। चलो आ जाओ अपने क्विज़ पे। क्विज़ को भी मैंने बहुत इजी बनाया है। सबसे पहले तो इसमें से 4 में से आपको सही वाला सेंटेंस पकड़ना है जिसमें एरर नहीं है। तो गेट वाला कॉन्सेप्ट आप कर चुके हो आज। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये सर? ये वही कॉन्सेप्ट है कॉजेटिव वाला, है ना, कॉजेटिव वाला। तो कॉजेटिव वर्ब गेट कैसे यूज़ होती है आप खुद ही देखोगे और बताओगे मुझे गवर्नमेंट के हिसाब से क्या लगेगा और न्यू फार्म लॉज के हिसाब से क्या लगेगा। काम करने वाला देख लो, काम होने वाला देख लो, डूअर रिसीवर देखोगे, V3 या वर्ब की ING फॉर्म या टू इन्फिनिटिव क्या लगाना है आप खुद ही लगा पाओगे। ठीक है, हिंट्स बता दिए मैंने आपको। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में आंसर भी डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेना अपने आंसर को। सेकंड में एक फिलर है, 4 में से सही वर्ड को आपको डालना है, चारों की मीनिंग आपको पता है।
आउटरेज क्या होता है, स्टैम्प आउट क्या होता है, क्लैम डाउन क्या होता है, प्रोलिफरेशन क्या होता है। तो करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड यहाँ घुसा दो, सेकंड में आपका आंसर रेडी है। थर्ड और फोर्थ ईडीएम और वन वर्ड के हैं, इनके ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको खुद ही करना है इनको। निप इन द बड ईडीएम का क्या मीनिंग होता है, बिना ऑल्टरनेटिव के इसका आंसर आप लिखोगे। और चौथा, ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जो ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, खुली हवा में ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए कौन सा वन वर्ड है इंग्लिश में। समझ में आ गया। थर्ड फोर्थ में ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहा हूँ, खुद से लिखोगे, आंसर्स डालो, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, ताकि आपको लंबे वक्त तक ईडियम्स और वन वर्ड्स याद रहें। सभी के आंसर्स कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करो, मेरे आंसर से अपने मैच करना, आउट ऑफ 4 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, राइटिंग का, इंग्लिश का, एसएससी का, बैंक्स का, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई भी कोर्स की आपको नीड हो, कुछ क्वेरी हो, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।